हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम ऐसे शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं। उन रतन टाटा की जो पीढ़ी थी, रतन टाटा कहां से शुरुआत हुआ, इनका इतिहास क्या है, इस कंपनी कैसे स्टार्ट हुआ और इनके पीछे के बारे में हम बात करेंगे। और हमने ऑलरेडी रतन टाटा के बारे में एक वीडियो बना रखे हैं, उसमें आप देखिएगा किस तरह रतन टाटा के बारे में पूरी जर्नी रतन टाटा के बारे में बात की गई है। इस वीडियो में हम रतन टाटा से जुड़े हर पहलू को सॉल्व करेंगे, अनसुनी बात को हम बताएंगे, रतन टाटा की अनसुनी कहानी हम बताएंगे। इसके अंदर अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड तो जरूर भी बीच में आएगा। जब आप गाड़ी से ट्रेवल करते हैं, टाटा मोटर्स, ढेर सारी गाड़ियां हैं उनकी। अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, विस्टारा एयरलाइंस और अब एयर इंडिया भी है। अगर आप होटलों में रुके हैं, ताज होटल टाटा के हैं। जो आप कपड़े पहनते हैं, टाटा का फैशन ब्रांड है। वेस्ट साइड जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, वो तनिष्क टाटा का है। जब आप चाय पीते हैं, टाटा टी। यहाँ तक कि खाने में जो नमक डालते हैं, वो भी टाटा सॉल्ट। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 100 से ज्यादा कंपनी टाटा ग्रुप के अंदर है। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा आज के दिन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी सक्सेसफुल में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गई। इसे 201 साल का समय लगा था। सही सुना आपने, 201 साल। टाटा कंपनी की कहानी शुरू होती है 1822 में, आज से ठीक 201 साल पहले। गुजरात के एक गाँव में एक पारसी पृष्ठ के घर में एक लड़के का जन्म होता है। नसरवानजी टाटा का बचपन से या बड़े रेस्टलेस रहते थे, बेचैनी थी कुछ बड़ा करने की। कहा जाता है कि अपने गांव में इकलौते ऐसे आदमी थे जो बड़े स्ट्रगल फील करते थे कि मुझे अपने गांव से बाहर जाकर कुछ करना है। इनका मानना था कि इनकी डेस्टिनी है। इसी रीजन से सिर्फ 20 साल की उम्र पर यह गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन भी बहुत से लड़के ऐसा करते हैं, गाँव से शहर शिफ्ट हो जाते हैं नए फ्यूचर की तलाश में। लेकिन फर्क यह था कि इनकी ऑलरेडी एक बीबी और एक बच्चा था। उन जमानों में चाइल्ड मैरिज बड़ी आम बात हुआ करती थी। सिर्फ 17-18 साल की उम्र पर उनका बच्चा हो गया था और पूरी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए थे। कॉटन ट्रेड की काफी आकर्षित हुए। देखते ही देखते जल्द ही यह अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे थे। बिजनेस से जितना भी पैसा आता, इन्हें इंश्योर किया कि अपने बेटे की एजुकेशन पर खर्च करेंगे या कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे इस चीज पर। इसलिए इन्होंने अपने बेटा जमशेद जी को बेस्ट एजुकेशन दी। उस वक्त इसका मतलब था इंग्लिश में एजुकेशन दे तो बस। अब नसरवान टाटा जी को जो कॉटन बिजनेस था वो अच्छा चलने लग रहा था और कुछ साल बाद जब जमशेद जी 18-19 साल के हुए तो उनकी एजुकेशन खत्म हुई। उनके पिता ने डिसाइड किया अब इन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। आज के जमाने में यह चीज बड़ी आम बात लगेगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को दूसरे देश में भेज रहा है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यह साल 1859 था। एयर ट्रेवल इन्वेंट होने में अभी भी 55 साल बाकी थे। उन दिनों बड़ा ही लंबा समय समुद्र जहाज से सफर तय करना पड़ता था। तो 1859 में जमशेद जी जब 20 साल के थे, खुद उनके पिता ने उन्हें इस मिशन पर भेजा कि हांगकांग में जाकर एक ऑफिस सेटअप किया जाए। इंटरेस्टिंग, जमशेद जी भी अकेले नहीं थे। इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, इनकी एक बीबी थी और एक बच्चा था। तो बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था कि यह अपने परिवार को लेकर किसी दूसरे कंट्री शिफ्ट हो जाना, जहां पर बिजनेस करने की कोशिश करना। लेकिन जमशेद जी ने भी बहुत उत्साह था और वह भरपूर तरीके से सक्सेसफुल हुए। 65 साल की अपनी जिंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट पर काम किया। इंडिया में ढेर सारे नई कॉटन मिल्स खोली, उनके मालिक बने। इसके साथ ही साथ इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू करी और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला। यह होटल एक्चुअली में इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बिजली आती थी। आप गैस कर सकते हो कि कौन सा होटल था? कमेंट में जरूर बताइएगा। सही जवाब है मुंबई, द ताज होटल, द ताज महल। आज के दिन तक यह इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल्स में से आता है। साल 1904 में जब जमशेद जी टाटा का देहांत हुआ, अपने पीछे वो एक ऐसी लेजेंसी छोड़ कर गए जिसे आज तक मैच करना बहुत मुश्किल है। और मैं यह सिर्फ बिजनेस के सेंस में नहीं कह रहा हूँ। आज के जमाने में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना तो बड़ी आम बात बन चुकी है। ढेर सारा आपको बिजनेस ऐसे मिलेंगे जो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जमशेद जी ने एक शानदार लेजेंसी बनाई, प्रिंसिपल और एथिक की भी। कुछ एग्जांपल से बताता हूं कि साल 1874 में जमशेद जी ने अपनी पहली कॉटन मिल की फैक्ट्री खोली नागपुर में, जिनका पहला एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेड के बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आने का। तो जब भी आप कोई नया बिजनेस करते थे होंगे तो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करते हैं। इन्होंने देखा कि इनकी इस नागपुर की कॉटन मिल में जो मजदूर काम करने लग रहे हैं वो बड़े ही आलसी है और छोटे
छोटे बहाने देखकर अब एब्सेंट हो जाते हैं। दिन में काम करने ही नहीं आए कोई भी एक ऐसा दिन नहीं हुआ जहां पर 100% अटेंडेंस देखने को मिलती है। सारे मजदूरों की, सारे वर्कर्स की जो इस मिल में काम करते हैं, आम तौर पर कोई बॉस क्या करता है, ऐसे सिचुएशन में अपने वर्कर्स को धमकाता, कहता है कि टाइम पर आ जाओ नहीं तो फायर कर दूंगा। तो मैं डराता डांटने का काम करता है, लेकिन इन्होंने इसका बिल्कुल उल्टा ही किया। इन्होंने देखा कि कोई रीजन होगा कि यह मजदूर इतने आलसी हो रहे हैं। अगर मुझे इन्हें और मोटिवेशन बनाना है तो कोई लॉन्ग टर्म ह्यूमन सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। इन्होंने उनके लिए जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, इंश्योर करने के लिए कि इन रिटायरमेंट के बाद भी आपकी मजदूर पेंशन मिलती रहे। इसके अलावा इन्होंने एक इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट करी। अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी मजदूर के साथ तो उसकी मेडिकल कॉस्ट इस एक्सीडेंट की वजह से कवर करी जाएगी कंपनी के द्वारा। इतना ही नहीं, उसके अलावा उन्होंने फैमिली डेज रखे, स्पोर्ट डेज रखे, जिसमें कि सारे मजदूर अपने फैमिली को लेकर आए हैं, एक दूसरे के साथ करीब हुए हैं और उनमें एक कम्युनिटी की फीलिंग बने। यह सारी चीजों आपको सुनकर लगेगा कि आज तो बड़ी आम बात है यह, लेकिन याद रखिए कि किस जमाने में हो रही थी। बाकी दुनिया में 1800 के टाइम में वर्किंग कंडीशन बहुत ही बुरी हुआ करती थी। इस कमाल की बात पर यह थी कि दोस्तों जमशेद जी कई सपने थे जो अपने जमाने के लिए रिजोल्यूशन थे। एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इस्टेब्लिश करना, एक स्टील प्लांट खोलना, एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाना जहां पर किसी को भी रंग के लोग को जा सके। उन जमानों में रेसिज्म बहुत होता था कि उनकी लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक होटल खोले एक, लेकिन उनके यह जो बाकी 3 ड्रीम प्रोजेक्ट थे, काम शुरू हो चुकी था उनका देहांत के पहले। बाद में यह उनके बेटे थे दोराबजी टाटा, जिन्होंने इंश्योर किया कि उनके बाकी सपने भी हकीकत में बनेंगे। साल 1910 में तक टाटा स्टील प्लांट तैयार हो चुका था और स्टील प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। इसी टाइम में अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और ब्रिटिश एम्पायर को सख्त जरूरत पड़ती है स्टील की। ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है। टाटा स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिटिश टैंक्स को बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए। इनफैक्ट एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है यहाँ पर जो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन के द्वारा कही गई थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्हें कहा था टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उनकी स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बम भी जब गिरते थे टैंक्स पर तो इन टैंक्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे। और इसके बाद टाटा स्टील का नाम और भी ज्यादा पॉपुलर बन गया। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन में एक बड़ी रेपुटेशन बन चुकी थी टाटा स्टील, और साल 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि इसके अंदर 14 अलग अलग कंपनीज थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर दोराबजी टाटा ने कंपनी की एक्टिविटीज को संभाला साल 1938 तक, जिसके उनके एक दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी टेक ओवर कर ली और शॉर्ट में हम इन्हें JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं। एक और उत्साह से भरे नौजवान जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, जो RD टाटा एक्चुअली में ग्रो अप किए थे फ्रांस में और वहां पर ये एक पायलट भी थे। इनको बहुत ही पैशन था कि फ्लाइंग का। इसी रीजन से इन्होंने इंडिया का पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना करी, जिसे बाद में जाकर रीनेम कर दिया गया एज एयर इंडिया। अभी तक जो भी कहानी मैंने आपको बताई है दोस्तों, यह इंडिपेंडेंस से पहले की है। साल 1947 में इंडिया को आजादी मिलती है। उस दिन में सोशलिज्म का जमाना था और हमारे फ्रीडम फाइटर जैसे कि गांधी जी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में विश्वास रखते थे। तो जाहिर सी बात थी जब देश का आजादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू इकोनॉमिक पॉलिटिक्स की भी काफी सोशलिस्ट थे। उन्होंने फैसला ले लिया कि देश में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, इंस्टीट्यूशन है, जो नेशनलाइजेशन किया जाएगा और सरकार उन्हें हैंडल करेगी। ये कैसा डिसीजन था जो उस जमाने के लिए पॉजिटिव सेंस में ही देखा जाता है, लेकिन टाटास के लिए ये एक बुरी खबर थी। सरकार ने टाटा एयरलाइन को भी नेशनलाइज कर लिया और JRD टाटा का दिल टूट गया इस फैसले से। लेकिन शुरुआत से ही टाटा मानता था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता है बल्कि नेशनल बिल्डिंग के लिए भी होता है। नेहरू सरकार ने नेशनलाइजेशन के लिए बाद JRD टाटा को ऑफर भी किया कि वो आकर एयर इंडिया को लीड कर ले और JRD टाटा ने खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ली। यही रीजन है कि 1970 से 1980 में एयर इंडिया को दुनिया वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एयरलाइन
लाइंस माना जाता था। इसके अलावा जो JRD टाटा ने और भी सेक्टर में बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू किया। 1945 में टाटा मोटर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया पटरियों पर चलने वाला लोकोमोटिव इंजन। 1968 में इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS की स्थापना करी, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोडक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। आज के दिन TCS देश का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया रेलवेज के बाद। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर टाटा सॉल्ट का बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी शुरू किया गया। जो JRD टाटा 52 साल के लिए चेयरमैन रहे थे टाटा के, और इस टाइम के बीच में टाटा के पास 195 कंपनी हो चुकी थी। साल 1969 में सरकार ने मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रोटेक्टिक्स एक्ट पास किया और इसका सबसे ज्यादा असर टाटा ग्रुप पर पड़ा। सरकार का बेसिकली पर्पस था कि कोई भी कंपनी इतना बड़ी न बनने की वो हर चीज को उसकी मोनोपोली हो जाए। ऐसा रूल्स पास होने के बावजूद भी JRD टाटा को अंदर टाटा ग्रुप और बड़ा बनता गया। जैसे जैसे नंबर सब्सिडियरी बढ़ती जा रही थी टाटा ग्रुप के अंडर, यह टाटा सन्स की ओनरशिप कम करते जा रहे थे। तो उनसे ऐसा करने से यह कई नई कंपनीज की मोनोपोलीज नहीं बन रही थी, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ मेनी ईयर्स यह एक्चुअली में बुरा साबित हुआ बिजनेस के लिए। जब और लोगों ने बिजनेस का हैंडल करना शुरू किया टाटा के, तो हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। टाटा सन्स में रतन टाटा की एंट्री के बारे में मैं आपको इस वीडियो में, पूरा वीडियो से बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने दूसरा पार्ट बनाया है टाटा के बारे में, जिसमें टाटा के बारे में ही ज्यादा इंफॉर्मेशन गई है। ये वीडियो आप देख सकते हैं टाटा के बारे में। जो ये वीडियोस थी ये बेसिकली अगर आपको पसंद आया है ना टाटा ग्रुप्स के लिए, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।